Hello everyone, welcome to the Commerce Share Adda platform. Let me introduce myself first. So my name is Soumya and I have qualified UGC NET JRF with 99.29 percentile in Commerce. चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एज ऑलवेज, ठीक है, जो मैं पढ़ाती हूँ आप लोगों को हमेशा से. कोई भी फालतू की एक्स्ट्रा चीजें नहीं है, सिर्फ मेन पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे. तो आज का जो टॉपिक है वो आपका डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है. तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल सा मतलब अगर मैं आपको बताऊं, टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, विच मीन्स कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको टर्मिनेट हो जाना, कैंसिल हो जाना, या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट चाहे वो पूरा हो जाए चाहे वो बीच में ब्रीच हो जाए, बट टर्मिनेशन हो जाना कॉन्ट्रैक्ट का, उसको बोला जाता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जिससे जितने भी ऑब्लिगेशंस होते हैं दो पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप होता है वो खत्म हो जाना. अब इसके कई तरीके होते हैं जो आपको याद रखना है. तो आपको यही याद रखना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज होता है किस किस तरीके से डिस्चार्ज कर सकते हैं. नंबर वन, परफॉर्मेंस. नंबर टू, बाय एग्रीमेंट और कंसेंट. नंबर थ्री, बाय इम्पॉसिबिलिटी. नंबर फोर, बाय लैप्स ऑफ टाइम, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ये रीजन होते हैं जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है. तो वन बाय वन इनको देखते हैं. सबसे पहला है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस. इसका मतलब क्या है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस? डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि भाई मैंने कोई काम दिया था, मेरा काम हो गया, दोनों पार्टीज का ऑब्लिगेशन खत्म और कॉन्ट्रैक्ट अपने आप डिस्चार्ज हो गया. यानी एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ, मैंने अपनी वॉच दी थी किसी को बेचने के लिए कि मैं अपनी वॉच बेच रही हूँ, तो मैंने उसको बेच दी, उसने वॉच ले ली, बदले में उसने मुझे पैसे दे दिए. यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म, दोनों ने अपना अपना काम परफॉर्म कर दिया. लेकिन यहाँ पर दो टाइप्स होते हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक्चुअल और अटेम्प्टेड. एक्चुअल होता है और एक आपका होता है अटेम्प्टेड. इसका मतलब क्या होता है, देखिए एक्चुअल का मतलब, परफॉर्मेंस का मतलब होता है जब दोनों ने परफॉर्म कर दिया हो अपना. मैंने सेल कर दिया अपनी घड़ी, दूसरे ने खरीद ली, उसने मुझे पैसे दे दिए, खत्म. उसने भी परफॉर्म कर लिया, मैंने भी परफॉर्म कर लिया. दिस इज कॉल्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस. बट अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब जब होता है जब एक पार्टी तो अपना परफॉर्म करे बट दूसरा पार्टी एक्सेप्ट ना करे. यानी मैंने उसको ऑफर दिया कि आप है ना मेरी घड़ी खरीद लो, आप मेरी घड़ी खरीद लो, लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया कि मैं नहीं खरीदूंगा तुम्हारी घड़ी. तो मैंने तो ऑफर किया, परफॉर्म किया, लेकिन उसने नहीं करा, उसने रिजेक्ट कर दिया. तो उसको बोलते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस. ठीक है, इससे इजी एग्जाम्पल आप लोगों के लिए कोई नहीं हो सकता. तो अगर कोई एक पार्टी परफॉर्म करती है, ऑफर करती है परफॉर्मेंस को, बट दूसरा जो है वो रिजेक्ट कर देता है, उसको बोलते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. और एक्चुअल परफॉर्मेंस जब दोनों पार्टीज जो है अपने अपने काम अपना पूरा कर दें. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट था बाय एग्रीमेंट या कंसेंट भी बोल सकते हैं. बाय एग्रीमेंट आप बोल दो या फिर बाय कंसेंट आप बोल दो, ठीक है. सबसे पहला है नोवेशन, रिसेशन, ऑल्टरेशन, रेमिशन, वेवर और मर्जर. ये एग्रीमेंट के अंदर आते हैं. देखिए मैंने अलग अलग से चार्ट बनाए हैं आपको. एग्रीमेंट के अंदर आपके ये सारे पॉइंट्स आते हैं. ये आपसे पूछ सकते हैं कि भाई एग्रीमेंट के अंदर कौन कौन सा आता है, भाई ऑपरेशन ऑफ लॉ के अंदर कौन कौन सा आता है. तो इनको आप ढंग से याद कर लीजिए. बाय एग्रीमेंट के अंदर नोवेशन, रिसेशन, ऑल्टरेशन, रेमिनेशन, वेवर और मर्जर आता है. वन बाय वन आपको यहाँ पे मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगी बहुत ही इजी एग्जाम्पल से. देखिए नोवेशन का मतलब ये होता है कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना. पुराने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके नया कॉन्ट्रैक्ट बनाने को नोवेशन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अपने फ्रेंड से कोई भी चीज मैंने उसको खरीदी या बेची, तो फिर मैंने उसके साथ क्या बोला कि मैंने बोला था कि 10 तारीख तक आप मुझे ये चीजें दे देना. मैंने उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कि 10 तारीख तक तुम जो है वो मेरा ये काम कर देना, मैं बदले में तुम्हें प्राइस मतलब पैसे दे दूंगी. लेकिन क्या हुआ कि हमने डिसाइड किया कि नहीं, एक काम करो, 10 तारीख तो नहीं है, आप 5 तारीख को कर दो, या फिर आप ये वाला काम नहीं ये वाला कर दो. तो मैंने क्या किया, पुराने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया मैंने, और मैंने उसको नया कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, सिंपल सा. ठीक है, वो किसी भी चेंज में हो सकता है. देखिए अगर मैंने कोई मटेरियल चेंज कर दिया, कोई क्वालिटी चेंज कर दी, तो मैं कहूंगी पुराना वाला छोड़ो, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं, आप नया वाला कर दो. उसे बोलते हैं नोवेशन. सिंपल सा मतलब एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को सब्सटीट्यूट करना नए वाले से. ठीक है, फिर आता है आपका ऑल्टरेशन. देखिए ऑल्टरेशन आप लोगों ने टेलर की चीजों में ज्यादा सुना होगा. आप लोग शॉप पे जाते हो कपड़े खरीदने, उससे याद रखिएगा उसको. दुकान पे जाते हो तो आप लोगों का कपड़ा वही की वही ऑल्टर करके दिया जाता है. ऑल्टर करके दिया जाता है कि नहीं दिया जाता. अगर आप कहीं बड़े शोरूम में जाते हो तो आपकी शर्ट्स हो गई, अगर अगर मैं मेल की बात करूँ तो शर्ट्स वगैरह जो होती हैं, पैंट्स होती हैं, फीमेल्स की जैसे चीजें होती हैं, कुर्ता है, ड्रेस ऐसे, तो आप लोग वही की वही खरीदते हो, तो वो वही की वही ऑल्टर कर देते हैं. ऑल्टर का मतलब क्या है, चेंजेस करते हैं.
मतलब आप कहेंगे नहीं मेरी वेस्ट इतनी होनी चाहिए, नहीं मेरा मतलब उसको लूज कर दीजिए या इसको टाइट कर दीजिए। चेंजेस किया गया कि नहीं किया गया? तो यही बोला गया है ऑल्टरेशन में कि चेंजेस, ऑल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स चेंजेस इन वन और मोर द मटेरियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कोई कुछ भी चेंज कर सकते हैं उसमें, जैसे प्राइस अभी पहले मैंने डिसाइड किया था मैं 100 रुपए में आपको ना घड़ी दूंगी, 100 रुपए में नहीं देती, घड़ी नहीं होती ना, घड़ी तो बहुत महंगी होती है। चलो मैंने बोला कि 2000 रुपए में मैं आपको अपनी घड़ी दूंगी, ठीक है। फिर मैंने बोला नहीं यार चलो चेंज करते हैं, मैं ना 1500 में दे दूंगी आपको। तो कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी चेंज होता है उसको बोलते हैं अल्ट्रेशन, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब आया रिसेशन। रिसेशन का आपको सबसे बेस्ट कीवर्ड यहाँ पे मैं देती हूँ, रिसेशन का मतलब कैंसिलेशन। रिसेशन का मतलब होता है कैंसिलेशन, और दोनों का एग्रीमेंट मतलब दोनों का कंसेंट होना चाहिए, दोनों पार्टनर का। रिसेशन मैंने क्या बोला अपनी फ्रेंड से जाकर, अब देखिए मैं हर बार वॉच का एग्जाम्पल ला रही हूँ तो मैं वॉच से ही समझा देती हूँ, ठीक है। तो रिसेशन, चलो कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो रिसेशन क्या हुआ कि मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि तुम है ना मेरी ये वाली बुक ले लो हाफ रेट पर। मैं तुम्हें एक बुक बेच रही हूँ अपनी अपनी मैं अकाउंट्स की बुक तुम्हें हाफ रेट पे दे दूंगी, यानी मैं अगर 1000 रुपए की बुक है तो मैं 500 रुपए में तुमको ये बुक दे दूंगी। तब तो हम लोगों का हो गया कि उसने बोला मैं ले लूंगा। फिर कुछ दिनों बाद हम दोनों बोलते हैं यार मुझे नहीं बेचनी, वो बोलता है मुझे भी नहीं लेनी, ठीक है। मैंने बोला मुझे नहीं देनी बुक तुम्हें, और वो भी क्या बोलता है कि चलो मुझे भी नहीं लेनी, यानी दोनों तरफ से कैंसिल कर देना। तो रिसेशन का आपको कीवर्ड मैंने दे दिया है कैंसिलेशन। देखिए मैं आपको साथ ही साथ कीवर्ड भी दे देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। तो ये इसका कैंसिलेशन, कैंसिल हो जाना, ठीक है। तो इसका इसका जो कीवर्ड है वो होगा कब कैंसिल। कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज बिफोर द डेट परफॉर्मेंस बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। दोनों पार्टीज की कंसेंट होनी जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। तो वो हो गया आपका रिसेशन। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। फिर है आपका वेवर। वेवर का मतलब पता है क्या है? वेवर का मतलब मैं आपको सिंपल सा बता देती हूँ, जानबूझ के अपने राइट्स दे देना, जानबूझ के अपने राइट्स को गिव अप कर देना, अबेंडमेंट कर देना अपने राइट्स को, डेलिबरेटली अबेंडमेंट और गिविंग अप योर राइट्स, जानबूझ के अपने राइट्स को छोड़ देना, इसको बोलते हैं वेवर्स, ठीक है। ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल होता है वेवर का, जैसे कि अगर मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं एक काम करो तुम, जैसे मैंने आपको बोला कि अरे कोई तुम एक काम करो कि तुम मुझे, जैसे मैंने किसी को घर रेंट पे दिया फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने उसको बोला कि आप है ना जो है वो इस तारीख को आप मुझे पैसे दे देना अपने किराए के, ठीक है। मैंने बोला आप रेंट के पैसे हैं इस टाइप आप दे देना। तो वो क्या बोलेगा कि उसने मतलब बाद में दिया मुझे, मैं चाहती तो ऑब्जेक्शन कर सकती थी बट मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। मतलब मैं, वेवर का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि अपने राइट को छोड़ देना। आपका वहां पे पूरा राइट बन रहा था कि उसने उसको आपको टाइम पे पैसे नहीं दिया, आपका पूरा राइट है उस पर क्लेम करने का, लेकिन आपने कहा कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, इसे बोलते हैं वेवर, ठीक है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर क्या है, सारी चीजें मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पीडीएफ के चक्कर में मत रहिए, चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं आप लोग। वैसे अगर आप कहेंगे तो मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं हमेशा डालती हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप वहां पे बोल दीजिएगा, ठीक है। फिर क्या है इसके बाद मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ इन चार्ट्स का, प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा दी, एक तो इसका लेना बहुत जरूरी है, आप लोग एक बार इसका ले लीजिए, जो जो इंपॉर्टेंट है ना वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। आप पीडीएफ खुद भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं टीचर पीडीएफ देगा तभी आप लोग बनाओगे, आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है आप वही की वही नोट करिए, वही की वही। ये स्क्रीनशॉट इसलिए मैंने आप लोगों को लेने के लिए बोला क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने कितने टाइप से डिस्चार्ज हो सकते हैं। ठीक है। और फिर आपको एक लेना है, इसके अंदर क्या आता है एग्रीमेंट के अंदर, एग्रीमेंट के अंदर नोवेशन, रिसेशन, ऑल्टरेशन, रिमिशन, वेवर, मर्जर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए कहाँ पे थे हम? वेवर। तो मैंने आपको बता दिया ना वेवर के का मतलब, जानबूझ के आप लोगों ने क्या क्या आप चाहते तो क्लेम कर सकते थे बट आप नहीं करोगे, आपने डेलिबरेटली अपने राइट्स दे दिए। एक और एग्जांपल आपको दे देती हूँ यहाँ पे छोटा सा, अगर आपको समझ ना आया हो तो। जैसे कि एग्जांपल है, मैंने किसी से बोला कि मेरे पास एक पूरा एक जो है कार्टन एप्पल का मेरे पास आ जाना चाहिए इस डेट को, बट वो लेट डिलीवरी कर दिया। अगर मैं चाहती तो मैं क्लेम कर सकती थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, लेट डिलीवरी करी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अपने राइट्स वहां पे दे दिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेवर। फिर होता है मर्जर। अब देखिए मर्जर का एग्जाम्पल समझिएगा। मर्जर का मतलब ये होता है कि अपने इंफीरियर राइट्स को बदल देना सुपीरियर राइट्स के अंदर।
द कन्वर्जन ऑफ इंफीरियर राइट्स इनटू द सुपीरियर राइट, ये इसकी डेफिनेशन है। इसे इसको बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ इंफीरियर राइट्स को सुपीरियर राइट्स में बदल देना। ये किस तरीके से बदला जाएगा मैम? ये इस तरीके से बदला जाएगा, फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, मैंने एक घर किसी को रेंट पे दिया था, या चलिए मैं टेनेंट हूँ, मैं क्या हूँ, टेनेंट, यानी मैं किसी के घर पे किराए पे रह रही हूँ, ठीक है। तो मैं हर महीने उसको किराया दे रही हूँ, मैं किराएदार हूँ, मैं किराए मकान मालिक को मैं किराया दे रही हूँ। अब क्या हुआ कि मैंने क्या करा, मैंने वो घर ही खरीद लिया उनका। मैं टेनेंट थी, मेरा इंफीरियर राइट था। इंफीरियर राइट का मतलब मेरा बहुत छोटा राइट है। देखिए मैं किसी घर किराएदार हूँ तो मेरा क्या ही राइट होगा, कुछ भी नहीं होगा, नाम मात्र का मेरे पास अधिकार रहता है। लेकिन मैंने वो ना ओनरशिप ले ली, मैंने उसका घर खरीद लिया, प्रॉपर्टी। तो अब मैं क्या हो गई, टेनेंट से मैं मालिक हो गई ना, ओनरशिप राइट आ गया मेरे पास। तो अब देखो मैंने अपने इंफीरियर राइट को किस तरीके से चेंज किया, सुपीरियर राइट में। भाई मैं जब घर की मालकिन हो गई थी तो सुपीरियर राइट था, अब तो पूरा हक है मेरा उस घर पर। तो देखिए मैंने किस तरीके से इंफीरियर राइट को सुपीरियर राइट में बदल दिया। ओनरशिप मतलब टेनेंट की जो ओनरशिप थी उससे मैं क्या हो गया, प्रॉपर्टी की ओनरशिप मेरे पास आ गई है, ठीक है। तो ये चीज बोली गई है आपकी मर्जर के अंदर। तो अब मैं ओनर हो गई अपने घर की, समझ आए? तो टेनेंसी राइट जो था मेरे पास इंफीरियर राइट था, और जो मेरे पास अब जो राइट है ओनरशिप का, प्रॉपर्टी का, वो क्या हो गया मेरे पास अब, सुपीरियर राइट। इसे बोलते हैं मर्जर। इस तरीके से मैंने इंफीरियर राइट को सुपीरियर राइट में बदल दिया, ठीक है। अब आता है आपका रेमिशन, लास्ट वन। देखिए रेमिशन का कीवर्ड है एग्जेम्पशन, लिख लीजिए। रेमिशन का मतलब है एग्जेम्पशन, छूट। रेमिशन का मतलब क्या है, छूट। एग्जेम्पशन इज एक्सेप्टेंस ऑफ लेजर अमाउंट, कम अमाउंट एक्सेप्ट करना, जो कॉन्ट्रैक्ट में था उससे कम अमाउंट। ये कैसे होगा मैम? देखिए रेमिशन में क्या हुआ, मैंने अपने फ्रेंड को 500 रुपए दिए थे उधार, अब वो देने का नाम ही नहीं ले रहा। अब मैं कह रही दे दो, मेरे पैसे दे दो भाई, मेरे पैसे दे दो, 500 रुपए मेरे पैसे दे दो। अब वो बार बार कह रहा नहीं यार मेरे पास 500 नहीं है, मेरे पास तो 300 रुपए। मैंने कहा भाई तू 300 रुपए दे दे और छुट्टी कर, खत्म। मैंने उसे बोला तुम 300 रुपए ही दे दो और कॉन्ट्रैक्ट वही खत्म है भाई, अब तेरे को देने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे 300 रुपए ही आप मुझे दे दीजिए और आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करिए, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करिए। तो मैंने क्या किया, देखो मैं घाटे में गई, लॉस में गई, क्योंकि 500 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था, उसने मुझसे 500 रुपए बोरो किए थे। अब क्या किया, मैंने बोला कि तुम 300 रुपए दे दो और कॉन्ट्रैक्ट यही खत्म करो, आगे ना तुम्हें देने ना मुझे लेने। तो मैंने लेजर अमाउंट एक्सेप्ट किया, एग्जेम्पशन दे दी, मैंने उसको छूट दे दी। क्योंकि एक टाइम पे आपने देखा होगा ना, ऐसा करना पड़ जाता है कि भाई तुम्हारे पास जितने पैसे हैं आप मुझे उतना दे दो और छोड़ो, ठीक है, जितने हैं उतने दे दो। उसे बोलते हैं रेमिशन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत इजी इजी एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझा रही हूँ यहाँ पे। देखिए लीगल एस्पेक्ट बहुत टफ था एक टाइम पर, बहुत टफ होता है लोगों के लिए, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज होती है ना बहुत हार्ड होती है। लेकिन इसका जो तरीका है ना याद करने का, वो एग्जाम्पल से बेस्ट नहीं हो सकता। अगर आप एग्जाम्पल से और डेली लाइफ से रिलेट करोगे और एग्जाम्पल से समझोगे, आप कभी जिंदगी में, आई गारंटी हूँ कि आप लोग कभी भी भूलोगे नहीं टॉपिक्स को। लीगल एस्पेक्ट बहुत टफ होता है। अगर आप बुक से पढ़ोगे, पीडीएफ से पढ़ोगे, उनकी लैंग्वेज आप लोगों को कभी समझ में नहीं आएगी। इतनी लैंग्वेज इतनी टफ होती है ना कि वो जो लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं वही समझ पाते हैं। आप लिखना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। अगर आपको रिटर्न दिया जाए ना लीगल एस्पेक्ट्स का लिखने का डिस्क्रिप्टिव पेपर, आप लिख नहीं पाओगे, लैंग्वेज बहुत टफ होती है। लेकिन अगर आपको इजी बनाना है ना, तो आप एग्जाम्पल से समझिए, लीगल एस्पेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। तो जैसे कि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ये दूसरा पॉइंट आ गया, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस से क्या समझ में आ रहा है कि परफॉर्म कर ही नहीं पा रहे, इम्पॉसिबल हो गया है उनको परफॉर्म करना। पहला होता है एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है, एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, आपने जब एग्रीमेंट जब आप कर रहे थे, साइन कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट, उसी टाइम पे अगर आप परफॉर्म ना कर पाओ, ठीक है, उसी टाइम पे अगर आप परफॉर्म ना कर पाओ, तो ये हो जाता है आपका एग्रीमेंट, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, समझ में आया? उसी टाइम पे यहाँ पे आपको पढ़ना है एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, कि भाई एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट ही हम लोग जो है क्या है, वो पूरा ही नहीं कर पाए अपने कॉन्ट्रैक्ट को, कोई ना कोई इम्पॉसिबिलिटी हो गई। अब जैसे मैंने बोला कि यार इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मैंने बोला कि आप 1 मार्च को आकर आप मेरे कॉन्सर्ट में आके आके गाना गाइएगा, वो नहीं आ पाए, रीजन कि वो बीमार हो गया जो भी सिंगर था। तो मतलब एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट अगर कोई जो है वो इम्पॉसिबिलिटी हो जाए, तो वो परफॉर्मेंस ऑफ बाई इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होता है। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफी बनते हैं। तो आप लोग प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ये बहुत जरूरी है।
अब मैं आपको इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल समझाती हूँ कि इसमें होता क्या है। एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट को हम लोग इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी बोलते हैं। जैसे आपको पहले ही पता है, देखिए ये चीज एग्जाम्पल आप समझिएगा, एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, या फिर आप इसको यहाँ पे एक और वर्ड देखिए, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं करा है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ ना, पीडीएफ में कुछ चीजें मिस हो जाती हैं। तो ओरली अगर आप कोई पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो ना, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या क्या मिस हो जाता है। एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट को हम लोग इनिशियल पॉसिबिलिटी भी बोलते हैं। इनिशियल मतलब शुरू में ही हमें पता है। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा कि कोई राहुल है, हम एक मूवी लेके चलते हैं राहुल की। राहुल जैसे कुछ कुछ होता है, सबने देखी होगी। तो राहुल का अगर मैं एग्जाम्पल लेके चलूँ, तो राहुल जो है वो क्या करता है, थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं हम लोग इस एग्जाम्पल में, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी को बोला जाता है एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है कि शुरू से ही आपका वॉइड हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, शुरू से ही इलीगल है, शुरू से ही वॉइड एग्रीमेंट है। मतलब कैसे, देखिए राहुल जो है वो क्या नाम है, अंजलि से उसको प्यार है, ठीक है, राहुल को अंजलि से प्यार है, राहुल वांट्स टू मैरी अंजलि। राहुल जो है वो अंजलि से शादी करना चाहता है, बट अंजलि इज ऑलरेडी मैरिड टू समवन। तो आप ये समझिएगा कि राहुल जो है वो अंजलि से क्या करना चाहता है, शादी, बट अंजलि ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, किसी और से, अंजलि पहले ही मैरिड है। तो देखो राहुल को भी पता है, अंजलि को भी पता है कि भाई अंजलि मैरिड है, अंजलि को भी पता है अंजलि मैरिड है, राहुल को भी पता है कि अंजलि मैरिड है। तो जब अगर ये शादी करते हैं तो क्या ये वॉइड है, वॉइड ही होगा ना कॉन्ट्रैक्ट। भाई दूसरी शादी आप ऐसे थोड़ी ना कर सकते हो, आप पहले शादीशुदा हो, उसके बाद भी अगर आप दूसरी शादी करते हो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो वही चीज बोली गई कि एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट पता है, आप समझ रहे हो, पता है कि आपकी शादी हो चुकी है, आप दोबारा दूसरी शादी नहीं कर सकती अंजलि। तो दिस इज कॉल्ड एट की इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। ये शुरू से ही वॉइड हो गई ये चीज। इसमें पहला है नोन टू द पार्टीज, दोनों को पता थी कि अंजलि तो है ही शादीशुदा, राहुल को भी पता है, अंजलि को भी पता है। तो ये दोनों अगर शादी करते हैं तो ये वॉइड है, इनको पता है शुरू से कि तो गलत है, ठीक है। तो ये एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट है, ये तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो गया, भाई दूसरी शादी वो नहीं कर सकता। दूसरा है अननोन टू द पार्टीज। कभी कभी क्या होता है कि पता नहीं रहता पार्टीज को, दोनों पार्टीज को नहीं पता होता है कि ये चीज वॉइड है, ये बोला गया है। दूसरा है सब्सिक्वेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी होती है आपको बाद में पता चलता है, ठीक है। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि वो चीज, ये तो थी इनिशियल, आपको शुरू में ही पता है, आपको क्या पता है, शुरू में ही पता है। दूसरा होता है सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी। इसका मतलब सिचुएशन जब आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना, तब आपको पता चलता है कि अरे ये तो क्या है, वॉइड है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझिए कि नेचुरल डिजास्टर अगर कहीं हो जाता है, अर्थक्वेक, फ्लड, तो इससे क्या होता है, आपका सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, तो फिर ये इम्पॉसिबल हो जाता है। मतलब इम्पॉसिबल का मतलब ऐसी चीज समझिए कि कोई भी ऐसी चीज हो जाती है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंगर हूँ, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि आपको वहां पे कॉन्सर्ट, दिल्ली में जाके आपको एक कॉन्सर्ट करना है सिंगिंग का, ठीक है। तो मैं गई वहां पे, पता चला कि कॉन्सर्ट ही कैंसिल हो गया, कॉन्सर्ट ही कैंसिल होता है, कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन कर दिया, सब कुछ हमारा हो गया, मुझे जाना था दिल्ली परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, कॉन्सर्ट पे पता चला कॉन्सर्ट ही कैंसिल हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट तो हम साइन कर चुके हैं ना, तो बट अब तो इम्पॉसिबल है, जब कॉन्सर्ट ही कैंसिल हो गया तो मैं परफॉर्म ही नहीं कर पाऊंगी। तो इसे बोलते हैं सब्सिक्वेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। इसलिए आपको याद रखना है, इसका मतलब आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको पता चला कि ये वॉइड है। एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट यानी इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, आपको शुरू से ही पता ये चीज गलत है, ठीक है। फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। देखिए मैंने, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर का क्या मतलब है, आपने कोई कार बुक करी, पता चला उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वो सब्जेक्ट मैटर, कार ही खत्म, कार ही नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली इम्पॉसिबल है परफॉर्म करना। फिर नॉन एग्जिस्टिंग ऑफ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग। कभी कभी ऐसी चीज होती है कि कोई चीज है ही नहीं, नॉन एग्जिस्टिंग है, जिस चीज के लिए आपने कोई चीज करी थी वो चीज है ही नहीं वहां पर। मतलब अगर आप, मैं बात करूं यहाँ पर, अगर कोई सामान जैसे है, वो चीज सामान है ही नहीं, समझ रहे हो आप बात को। तो ये बोला गया है यहाँ पर कि ये इम्पॉसिबिलिटी होती है परफॉर्मेंस करने के लिए। और नॉन एग्जिस्टिंग और पर्टिकुलर थिंग, जैसे मैंने बोला कि भाई कोरोनेशन होगा एक महारानी का, कोई आ रही है, एक बहुत प्रिंसेस आ रही है, उनका एक एक रूम हायर किया हमने कि वहां पे कोरोनेशन होगा, लेकिन कोरोनेशन क्या हुआ, पोस्टपोन्ड हो गया, तो वो चीज सब्जेक्ट मैटर है ही नहीं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं नॉन एग्जिस्टिंग ऑफ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग। अब बोला गया है यहाँ पर डेथ और इनकैपेसिटी। देखिए डेथ हो जाती है किसी की, ठीक है ना, अगर कोई केपेबल नहीं है, कोई बीमार हो गया इनकैपेसिटी, तो वो परफॉर्म नहीं करेगा। किसी की डेथ हो गई तो इम्पॉसिबल है परफॉर्म करना। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। पहला इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, शुरू से ही आपको पता ये चीज गलत है। राहुल और टीना अंजलि का एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा है सब्सिक्वेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट सुपरवीनिंग, कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो गया है फाइनल, लेकिन बाद में जाके पता चल रहा है कि कैंसिल हो गई ये चीजें। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर,
वो जो सब्जेक्ट मैटर है वो ही नहीं है। जैसे आग लगी गोडाउन में, सामान ही जल गया, सामान खत्म, सब्जेक्ट मैटर। नॉन एग्जिस्टिंग और पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग, हमने एक चीज हायर करी रूम पे, वहां पे एंगेजमेंट होगी, किसी की एंगेजमेंट हुई ही नहीं, पोस्टपोन हो गई, वो चीज ही नहीं है। डेथ हो गई किसी की, इनकेपेसिटी हो गई, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है। जैसे ये रहा आपका इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है इनिशियल और सुपरवेनिंग। इनिशियल शुरू में ही पता है, सुपरवेनिंग आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुकी, उसके बाद कोई चीज प्रॉब्लम हो गई, इस वजह से हम परफॉर्म नहीं कर पाए। फिर है आपका डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय लैप्स ऑफ टाइम। देखिए लैप्स ऑफ टाइम का मतलब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है लैप्स ऑफ टाइम का क्या मतलब है। मैंने बोला था 3 महीने के अंदर अंदर मेरे को ये काम चाहिए, वो 3 महीने के अंदर काम नहीं हुआ, ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो गया कॉन्ट्रैक्ट। एक पर्टिकुलर टाइम पर जो दिया गया है उसी टाइम पर काम होना चाहिए। मैंने बोला भाई मेरी शादी की है, तैयारी होने वाली है, एंगेजमेंट मेरी 15 तारीख को है, तो मुझे 15 तारीख को ये हॉल चाहिए, मुझे ये चाहिए, और वो दे ही नहीं रहा है टाइम से पहले, नहीं हुआ तो डिस्चार्ज हो गया कॉन्ट्रैक्ट। समझ आया आपको। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन ऑफ लॉ के अंदर क्या क्या आता है, डेथ, इंसॉल्वेंसी, मर्जर, और आपकी बाय अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ रिटन कंडीशन। ये ऑपरेशन ऑफ लॉ के अंदर आता है, जो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कई बार पूछा जाता है। ठीक है। डेथ में समझा चुकी हूँ, कोई भी डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली इम्पॉसिबल है। इंसॉल्वेंसी का मतलब दिवालिया, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है किसी को देने के लिए, ना किसी से लेने के लिए, तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पर आप जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। मर्जर में बता चुकी हूँ, इंफीरियर राइट्स को चेंज करना सुपीरियर राइट्स में। लास्ट का आपको समझाना है बाय द अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स। ऑल्टरेशन का मतलब मैंने बताया चेंजेस, बट अनऑथराइज्ड क्या होता है ये। अनऑथराइज्ड का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर मैंने कोई भी चेंजेस किए पर मैंने किसी को बताया नहीं, मैं एक मटेरियल मैं किसी को देने वाली थी, किसी ने मुझसे बोला आप सूट स्टिच करके दीजिए, सूट सिल के दीजिए, और मैंने क्या किया, उससे बोला ठीक है मैं करके देती हूँ, मैंने उसकी मटेरियल में चेंज कर दिया, मैंने उसकी प्राइस में चेंज कर दिया, क्वालिटी में चेंज कर दिया, लेकिन मैंने सामने वाले को बताया ही नहीं, तो ये इससे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये गलत चीज है। अगर मैं कोई चेंज करूंगी तो मुझे सामने वाली पार्टी को भी बताना पड़ेगा कि मैंने ये चेंजेस किए हैं। अगर मैं नहीं बताती हूँ उसको, तो ये अनऑथराइज ऑल्टरेशन करा है मैंने। ठीक है। जो कि क्या है आपकी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अपने आप डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ये हो जाएगा। लास्ट बचता है आपका ब्रीच वाला। ठीक है, वो मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पर क्या मतलब है। लास्ट है आपका डिस्चार्ज बाय ब्रीच। एक होता है एक्चुअल ब्रीच कर देना, एक होता है आपका एंटीसिपेटरी ब्रीच कर देना। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर, क्योंकि डिस्चार्ज ऑफ ब्रीच से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि किस तरीके से डिस्चार्ज ऑफ ब्रीच होता है यहाँ पर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि इसके दो तरीके होते हैं ब्रीच के, एक्चुअल और एंटीसिपेटरी। ठीक है। अब ब्रीच का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे यहाँ पर क्या होता है। ब्रीच का मतलब यहाँ पर होता है आपका किसी चीज को तोड़ देना, मतलब आपने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। ठीक है। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, ऑन और बिफोर। ऑन और बिफोर, इसका कीवर्ड मैं आपको बताती हूँ, ऑन, ओ एन, ऑन द ड्यू डेट, और ये है बिफोर द ड्यू डेट। कैसे याद रखना है इसको, ऑन द ड्यू डेट और बिफोर द ड्यू डेट, ये कैसे काम आएगा आप देखो। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि मैंने किसी से बोला कि 15 तारीख को मेरे घर में एक एप्पल का कार्टून आ जाना चाहिए, इतने एप्पल्स का कार्टून मेरे घर अंदर आ जाना चाहिए। पता चला 15 तारीख को उसने रेफ्यूज कर दिया डिलीवर करने के लिए, ऑन द ड्यू डेट मना कर दिया उसने कि मैं नहीं दे रहा, रेफ्यूज कर दिया टू डिलीवर द गुड्स, तो ये हो गया ब्रीच ऑफ, डिस्चार्ज बाय ब्रीच, पर ये है एक्चुअल ब्रीच। एंटीसिपेटरी होता है बिफोर, मतलब पहले ही मन बना लिया उसने। मैंने बोला था कि 15 मार्च को आप मेरे घर एप्पल का कार्टून पहुंचाएंगे, ठीक है, एप्पल आएगा मेरे घर में, लेकिन उसने क्या किया, 15 तारीख को मैंने बोला था, उसने 1 तारीख को ही मना कर दिया, मैं नहीं दे रहा या मैं डिलीवर नहीं करूंगा, तो ये हो गया एंटीसिपेटरी ब्रीच, यानी बिफोर द ड्यू डेट उसका इंटेंशन पता चल गया कि वो नहीं देने वाला भाई, टाइम से पहले ही मुझे पता चल गया कि वो डिलीवर नहीं करेगा गुड्स। ठीक है। लेकिन एक्चुअल ब्रीच कब होता है, ऑन द ड्यू डेट वो मुझे आके मना कर दे या रिफ्यूज कर दे डिलीवरी करने के लिए, उसे बोलते हैं एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और एंटीसिपेटरी, पहले ही उसका इंटेंशन पता चल गया कि भाई ये नहीं देने वाला, आप लोगों को आइडिया लग जाता है ना कि भाई ये नहीं देगा, इसके हाव भाव ढंग ठीक नहीं लग रहा है, ये नहीं देने वाला, तो वो डेट से पहले रिफ्यूज कर देगा कि मैं नहीं देने वाला, या आपको 1 तारीख को ही बता दिया कि आई एम नॉट गोइंग टू डिलीवर द गुड्स, तो वो हो गया एंटीसिपेटरी ब्रीच। और एक्चुअल ब्रीच क्या होता है, ऑन द ड्यू डेट वो आके आपको मना करे। बस इतना ही डिफरेंस आपको इसमें याद रखना है।
आई होप आप लोगों को आज का सेशन आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगा हो और समझ में आया हो। एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत इजी लगेगा, वैसे दिमाग से रटेंगे तो कभी समझ नहीं आएगा। तो चलिए कल का सेशन आप लोगों से जो भी बचा हुआ है वो कल के सेशन में पढ़ेंगे। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। गुड बाय, टेक केयर।